नमस्कार। शिक्षक भर्ती की इस क्लास सीडीपी की क्लास में आपका स्वागत है। यह है अक्षर एकेडमी और मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। अगर आप YouTube में इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सीडीपी की लगातार क्लास लेना चाहते हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए, तो आप अक्षर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। साथ में हैंड रिटेन PDF नोट्स भी मिल जाएगा और हम इसके MCQ भी कर लेंगे। यानी सारी चीज़ के MCQ 2000 से अधिक MCQ होंगे। आज इसकी पहली क्लास है, तो अपन वीडियो शुरू करते हैं और पहली क्लास को एंजॉय करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। आज हम परिचय देखेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान का। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, और इस वीडियो में आप जो है क्या क्या पढ़ना होगा हमको। शिक्षा एवं मनोविज्ञान की परिभाषा, जो शिक्षा का सामान्य रूप है, उनके उद्देश्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तीसरा, आधुनिक कुछ मनोवैज्ञानिक है, उन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, और परिवर्तन एवं उनके किस प्रकार के होते हैं। मतलब कुल मिला के हम शिक्षा का अर्थ समझेंगे, फिर मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे, फिर शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, फिर कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे और सामान्य परिचय देखेंगे। इसके जो क्वेश्चन अभी इस टॉपिक से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे इससे पहले वाली शिक्षक भर्ती में या टेट में, या हम उसकी चर्चा भी करते चलेंगे। साथ में जब MCQ कराऊंगा मैं तो उसमें PYQ भी शामिल रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा किसे कहते हैं? तो जो शिक्षा शब्द है वो शिक्षा शब्द है अंग्रेजी की एजुकेशन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिला हुआ है? अंग्रेजी के एजुकेशन से मिलकर बना हुआ है। और इस एजुकेशन, जो अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द है, वो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय एजुकेशन होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा से आया हुआ है। एजुकेशन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो एजुकेशन शब्द का वास्तविक अर्थ ये होता है, द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मतलब ऐसा कोई कार्य जो टीचिंग और ट्रेनिंग एबिलिटी से संबंधित हो, ऐसा कोई कार्य हो, कोई एक्ट हो जो टीचिंग यानी पढ़ाने से और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देने से संबंधित हो। उस विषय को अपन शिक्षा के नाम से जानते हैं या एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जो शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय है वो एजुकेशन शब्द है, और एजुकेशन पर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग यानी पढ़ना और प्रशिक्षण देना। अलग अलग लोगों ने शिक्षा को अलग अलग रूप में रेखांकित किया है, बताया है अलग अलग परिभाषाओं के रूप में। परिभाषा अपन जनरली कोटेशन देखते चलेंगे, टॉपिक वाइज कोटेशन देखेंगे। और इसमें पहली परिभाषा है विवेकानंद की। विवेकानंद शिक्षा के बारे में कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति यानी विवेकानंद का मानना है कि मनुष्य के भीतर जो भी गुण है, जो कंप्लीटनेस का भाव लेकर आता है, जो भी व्यक्ति को कैसा करता है, कंप्लीट यानी पूर्ण बनाता है, वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिक्षा ही है। तो विवेकानंद के अर्थों में पूर्णता की अभिव्यक्ति, व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, और उसकी अभिव्यक्ति उसके व्यवहारों में दिखाई देगी। तो जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, ये मानकर चल सकते हैं कि हम उसको, उसकी शिक्षा उससे प्रभावित हो रही है। यानी जो जितना ज्यादा शिक्षित होगा उतना अच्छा व्यवहार होगा, उतना अच्छा नागरिक का अपने व्यवहारों का दिखाएगा, और जितना कम मतलब पढ़ा लिखा होगा उतना कम ही क्या होगा, वो अपनी शिक्षा को अभिव्यक्त करेगा। गांधी जी के शब्दों में अगर देखें तो बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। गांधी जी कहते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है, व्यक्ति का, किसी बालक का शरीर है, कोई उसका मस्तिष्क है या आत्मा, उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति शिक्षा ही है। मतलब जो जैसा व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब अपनी शिक्षा को दिखा रहा है, अपने गुण दिखाना, अपने व्यवहार दिखाना, अपने कन्वर्सेशन को दिखाना। इस बात का संकेत है कि उसकी शिक्षा पद्धति कैसी है, उसके आचार विचार व्यवहार कैसे हैं, उसकी शिक्षा। तो सर्वोत्तम अनुभक्ति यानी सर्वोत्तम अंश, जो सबसे बेस्ट वाला क्वालिटी का होगा गुण, वही अभिव्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। तो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है कौन? शिक्षा। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर देखें तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों, जन्मजात शक्तियां क्या है? कुछ गुण मानव में स्वतः ही विद्यमान होती है, वो जन्मजात होती है। जैसे व्यवहार, जो है गुस्सा, एंगर, डर, ये सारे जो गुण होते हैं, वो कुछ गुण ऐसे होंगे जो
जो मानव में पहले दिन से सॉफ्टवेयर ने, भगवान ने उसको सॉफ्टवेयर डालकर ही भेजा है। भूख, जैसे भूख है, नींद है, वो रहेंगे ही रहेंगे। तो गांधी जी पेस्ट्रोलॉजी कहना है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप एवं प्रगतिशील जो विकास है, वो विकास ही शिक्षा है। मतलब कुछ जन्मजात शक्तियां हैं, उन जन्मजात शक्तियों का व्यक्ति कैसे प्रदर्शन कर रहा है, कोई स्वाभाविक प्रदर्शन कर रहा है, जैसा कि जैसे उसके अंदर है वैसा अगर प्रदर्शन कर रहा है, समरूप यानी उनके जैसा परिवर्तन कर रहा है, और प्रगतिशील मतलब फायदेमंद अगर दिखा रहा है, कल्याणकारी उसका व्यवहार है, तब उसको माना जाएगा कि उसने वास्तविक रूप से शिक्षा प्राप्त। कुछ गुण होंगे, उन गुणों का वो कैसे सकारात्मक उपयोग कर पाता है, वही सकारात्मक इस्तेमाल या गुण उससे क्या कहलाते हैं, शिक्षा कहलाते हैं। तो इस वाले टॉपिक में याद रखिएगा, शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। एंड सेकेंड नंबर पर कुछ परिभाषा याद रखिएगा कि विवेकानंद ने अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति बताया है, गांधी जी शरीर में मस्तिष्क और आत्मा के स्वतंत्र अंश की अभिव्यक्ति है, और पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप एवं प्रगतिशील विकास है, यही शिक्षा। आगे शिक्षा के बारे में देखेंगे अपन। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो शिक्षा का सामान्य रूप क्या है, शिक्षा सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो शिक्षा संकीर्ण और व्यापक दोनों ही अर्थों में प्रगतिशील समन्वय। मतलब अगर शिक्षा को संकीर्ण अर्थों में आप समझना चाहते हैं कि संकीर्ण अर्थों में शिक्षा क्या है और व्यापक अर्थों में शिक्षा क्या है, तो उसका सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। संकीर्ण अर्थों में शिक्षा का कहने का तात्पर्य वो चीजें है जो किताबी शिक्षा अपन प्राप्त करते हैं, या जो डिग्री प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा संकीर्ण शिक्षा कहलाती है, जिसे किसी निश्चित उम्र में ही प्राप्त किया जा सकता है। एक निश्चित उम्र होती है, वहां पर हम प्राप्त कर सकते हैं। यह संकीर्ण अर्थों में, इसको औपचारिक शिक्षा भी कहा जा सकता है। दूसरा, व्यापक अर्थों में अगर आप देखें तो शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे मानव जीवन भर कुछ न कुछ सीख रहा होता है, कुछ न कुछ अचीवमेंट कर ही रहा होता है। तो दोनों ही अर्थों में अगर देखा जाए, चाहे व्यापक अर्थों में देखा जाए, चाहे संकीर्ण अर्थों में देखा जाए, उसका प्रगतिशील समन्वय है। प्रगतिशील समन्वय करने का तात्पर्य है कि शिक्षा कुछ अच्छा करने का प्रयास करती है, कुछ बेहतर करने का प्रयास करती है। जो मानव में आम गुण होते हैं, वो आम गुण खास गुणों में परिवर्तन कैसे होता है, वो शिक्षा करने का काम करती है। तो चाहे वो व्यापक अर्थों में देख लिया जाए और चाहे वो संकीर्ण अर्थों में देख लिया जाए, शिक्षा जो है व्यक्ति के अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आती है, तभी शिक्षा वास्तविक रूप से उपयोगी मानी जा सकती है। दूसरा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में सम्मान होता है। औपचारिक रूप में स्कूलों में प्राप्त करते हैं, अनौपचारिक रूप में हम समाज से सीखते हैं, जीवों से सीखते हैं, प्राणियों से सीखते हैं। औपचारिक रूप में भी और अनौपचारिक रूप में भी, यानी फॉर्मल रूप में भी और इनफॉर्मल रूप में भी, दोनों ही रूप में संपन्न किया जा सकता है। यानी शिक्षा स्कूलों में भी प्राप्त की जा सकती है, जाकर कॉलेजों में भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप समाज से भी बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं, अपने दोस्तों से, मित्र मंडली से, परिवार से, नातेदारी से बहुत सारा चीज हम सीखते हैं और सीख सकते भी हैं। व्यक्ति के विकास और समाज कल्याण का साधन है। जो व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका विकास का साधन है, और समाज कल्याण यानी खुद के अंदर भी विकास होता है और समाज का भी कल्याण, समाज का भी फायदा होता है, वो शिक्षा का एक रूप है। स्वयं की आवश्यकता के अनुरूप वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कोई होगा, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, कोई होशियार व्यक्ति है, तो ऐसी दशा में अपने आवश्यकता के अनुरूप, अपने मांगों के अनुरूप, अपने जरूरतों के अनुरूप वो पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को, समाज को, जहां पर भी वो रहता है, अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है, वो उस एटमॉस्फेयर में एडजस्टमेंट कर लेता है। तो वातावरण के अनुकूल क्या कर लेता है, स्वयं को ढाल लेता है। ये शिक्षित व्यक्ति का गुण है। ये आजीवन और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, और दूसरी चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन यानी सूचना। जो हम स्कूलों में प्राप्त करते हैं या जो व्हाट्सएप पर या फेसबुक में प्राप्त करते हैं, वो जो हमको सूचना मिलती है, वहां से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। जो जीवन में रियलाइज किया करके जीवन में उतार लिया जाता है, हम केवल उसी को, ज्ञान को, जो हमारे जीवन में भी उपयोगी हो, जो जीवन में हम जिसका उपयोग करते हो और जैसा महसूस भी करते हो, वही चीज क्या कहलाती है, ज्ञान कहलाता है, यानी शिक्षा कहलाती है। तो ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम जीवन तो जीना ही पड़ता है। समाज में आप रहेंगे और अपने ज्ञान कौशल का इस्तेमाल करके समाज में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये हम सीखते हैं। तो आजीवन और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन कहने का मतलब है जन्म के साथ ही शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु उपरांत तक शिक्षा की प्रक्रिया चल रही, मृत्यु से जस्ट पहले तक शिक्षा की प्रक्रिया चल रही होती है। ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है।
व्यक्तित्व का विकास और समाज कल्याण का साधन है, ये आप जानते हैं। तो इस वाले स्लाइड में आपने सीखा कि संकीर्ण और व्यापक अर्थों में दोनों प्रगतिशील है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति और समाज कल्याण का माध्यम है, स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कूट में क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, क्या सही है क्या गलत है। हम एमसीक्यू कराएंगे तो आप करा कर चलेंगे, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। फिर शिक्षा, हमने अभी शिक्षा के बारे में देखा, अब मनोविज्ञान क्या है वो जानिए। मनोविज्ञान जो है वो कहता है कि प्राणियों में, इसके प्राणियों के यानी मनोविज्ञान प्राणियों का होता है। ऐसा नहीं कि मनोविज्ञान केवल मानव का होता है, मनोविज्ञान केवल प्राणियों का होता है, लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत हम समस्त प्राणियों के मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करते। हम केवल मानव जो मनुष्य प्रजाति है केवल उसका अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान का मतलब है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव हो, प्राणियों के व्यवहार, कैसा उनका बिहेवियर है, व्यवहार, अनुभव यानी रियलाइजेशन, क्या महसूस करते हो, किन परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हैं, तथा वातावरण, वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर के साथ अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब वो होता है कि कुछ न कुछ उनको प्रभावित करे और कुछ न कुछ वो भी प्रभावित हो रहे हैं, उसे अंतःक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कुत्ते को रोटी खिलाई, कुत्ते ने पूंछ हिलाई, मतलब कुत्ता खुश है और हमको भी मानसिक संतुष्टि मिली है, मतलब हमारे बीच में अंतःक्रिया हो गई। या दो व्यक्तियों के बीच में अच्छी बातें बुरी बातें, हमने कुछ बात कही और उस व्यक्ति ने उस बात को सुना और कैसा रिएक्शन दिया, तो उनके बीच में अंतःक्रिया हो जाएगी। अच्छा या बुरा उससे फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है गुस्सा हो जाए, लेकिन अगर प्रतिक्रिया यानी फीडबैक नहीं मिला, इसका मतलब ये माना जाएगा कि अंतःक्रिया नहीं हुई। तो प्राणियों के व्यवहार में, अनुभव में, वातावरण के साथ जो कुछ भी अंतःक्रिया होगा, जो कुछ भी एक्ट होगा, जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं होंगी, वो प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी, उनका अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहता है, यानी अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। तो प्राणी कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, वो क्या कहलाएगा, व्यवहार, अनुभव और वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया होगा, उनका अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को अपन क्या कह सकते हैं, मनोविज्ञान कह सकते हैं। मनोविज्ञान की कुछ प्रकृति होती है, सामान्य विज्ञान की तरह इसकी भी प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। ध्यान दीजिएगा, विषय वैज्ञानिक नहीं होते, जैसे जनरली अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को विज्ञान मानकर चलते हैं। विषय विज्ञान नहीं होते हैं, बल्कि पद्धति वैज्ञानिक होती है। जिस तरह के विज्ञान के जितने भी विषय होते हैं उसमें हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, भविष्यवाणी इत्यादि चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति। तो जिस तरीके से सामान्य विज्ञान होते हैं उस तरीके से मनोविज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी भी एक प्रकार का विज्ञान है। दूसरा प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का मतलब है एथेंटिसिटी। मनोविज्ञान में माना जाता है, अन्य विज्ञान में जैसे जो सिद्धांत विकसित किए जाते हैं उन सिद्धांतों को प्रमाणित मान लिया जाता है। जैसे न्यूटन ने जो लॉ दिया, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया, वो एथेंटिक नियम है। यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो, आप उस नियम का इस्तेमाल बार बार चेक करके आप उसमें बताते हो। या आइंस्टीन ने जो एमसी स्क्वायर का जो सूत्र दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, हम उसको बार बार रीचेक नहीं करते। तो उनका कारण यह है कि उनकी प्रामाणिकता है। विज्ञान के जो सिद्धांत हो एक बार प्रमाणित हो चुके हैं, एक बार एथेंटिक नियम बताए जा चुके हैं। अगर वो एथेंटिक नियम बताए जा चुके हैं तो उनका बार बार प्रयोग होगा और बार बार उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान एथेंटिसिटी के लिए जाने जाते हैं, अन्य विज्ञान की तरह ये भी एथेंटिक विज्ञान है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। जैसा है अगर वैसा ही अध्ययन कर लिया जाए, कोई फेरबदल ना किया जाए, कोई पार्शलिटी ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ऐसे विषय को अपन वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। तटस्थ अध्ययन करते हैं, जिसमें पार्शलिटी ना हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई हमारी भावनाएं न लगती हो, ऐसे विषय को, ऐसे अध्ययन को वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहा जाता है। तो मनोविज्ञान में भी वस्तुनिष्ठता होती है। सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल। मनोविज्ञान भी यूनिवर्सल है, सभी प्राणियों में पाया जाता है, सभी स्थानों में पाया जाता है, सभी घटनाओं में पाया जाता है। कुछ न कुछ मानव, व्यक्ति, पशु किसी न किसी तरह का रिएक्शन होगा, मतलब एक सार्वभौमिकता होगी। यहाँ चले जाइए, चाहे जापान चले जाइए, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए, किन्हीं प्राणियों पर आप इनका प्रयोग कर लीजिए, सार्वभौमिकता होगी, यूनिवर्सल होंगे। भविष्यवाणी करने की क्षमता। सामान्य विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान में भी, क्योंकि मनोविज्ञान में भी पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक पद्धति है इनकी, तो मनोविज्ञान में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है। मनोविज्ञान के आधार पर आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं
कि सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, क्या दूसरा व्यक्ति भी वैसा व्यवहार कर सकता है, ये भविष्यवाणी हो जाएगी। और कार्यकारण सिद्धांत की मान्यता, कार्यकारण सिद्धांत की मान्यता है इसमें हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप पढ़ रहे हैं, आप इस वक्त जब आप पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, इसका भी एक निश्चित कारण है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो पढ़ने का जो कार्य है उसका एक कारण है कि आप क्या करना चाहते हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही विज्ञान के विषय कार्य कारण संबंधों को दिखाते हैं, मनोविज्ञान भी सिद्धांतों को दिखाते हैं और सिद्धांतों के कारणों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। कोई घटना क्यों घटित होती है, घटना का कारण क्या है, किसी व्यक्ति के व्यवहार करने का मूल तरीका क्या है, किन परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करेगा, वो कार्य कारण संबंध स्थापित कर देते हैं। तो मनोविज्ञान को ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान ऐसा व्यवहार अनुभव है जो प्राणियों के व्यवहार और अनुभव वातावरण के साथ अंतरक्रिया का समान अध्ययन करता है। इसकी पद्धति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है, प्रामाणिकता यानी एथेंटिसिटी होती है, वस्तुनिष्ठता यानी उनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल होता है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, और कार्य कारण संबंधों की व्याख्या ये कर सकता है। इनमें कार्य कारण संबंधों की मान्यता है। अगला अपन देखें तो अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि हमारा जो मूल विषय है शिक्षा मनोविज्ञान है। इससे पहले हमने शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा देखा, फिर मनोविज्ञान को जाना। अब अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। शिक्षा मनोविज्ञान उसको कहते हैं जिसका संबंध शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान से हो। ऐसा विज्ञान, मनोविज्ञान के बहुत सारे पार्ट हैं, सोशल साइकोलॉजी भी आता है, इकोनॉमिकल साइकोलॉजी भी आता है, हर प्रकार के बिहेवियर को अलग अलग क्षेत्रों में, जो पॉलिटिकल बिहेवियर भी आता है। तो अलग अलग विषयों पर हम हमारा जो सोचने का जो तरीका होता है, अलग अलग समाज के आधार पर, राजनीति के आधार पर, या जो है वैज्ञानिक आधार पर हम अलग अलग तरह का सोचते हैं, अलग अलग तरीके से विचार करते हैं। शिक्षा में हम कैसा विचार करते हैं, एजुकेशन में हम साइकोलॉजी का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे कोई व्यक्ति सीखता है, किन परिस्थितियों में सीख पाता है, सीखने के कौन कौन से पर्यावरण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की एक शाखा है, जैसे मैंने बताया कि जैसे राजनीति मनोविज्ञान होता है, और उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र के विज्ञान हो सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान भी एक शिक्षा मनोविज्ञान की क्या एक शाखा है, एक ब्रांचेस है जो बना हुआ है। शिक्षा संबंधी मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा संबंधी जैसे हमने कहा कि समस्त प्राणियों के व्यवहार का हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम उन व्यवहारों का अध्ययन करेंगे जो शिक्षा संबंधी हो और मानवीय व्यवहार हो। मानव कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि हम गधे को तो पढ़ा नहीं सकते स्कूलों में लाकर, तो या किसी जानवर को तो हम ट्रेनिंग दे नहीं सकते हैं, तो हम मानव को यानी बालक को कैसे जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसमें व्यवहार क्या होगा, बालक का व्यवहार क्या होगा या बालिका का व्यवहार क्या होगा। अधिगम एवं शिक्षण क्रिया का अध्ययन करता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से लर्निंग किया जा सकता है, हम इसका अध्ययन कहाँ करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। शिक्षण की क्रिया यानी जो टीचिंग की क्रिया होगी या ट्रेनिंग की जो क्रिया होगी वो एक्शन कैसा होगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा, हम शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी शिक्षण, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की दशा और इनका अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट का भी हम अवलोकन करते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। शिक्षण और शिक्षण की जो प्रक्रिया है, किन प्रक्रियाओं से शिक्षा पढ़ाई जा रही है उनके बारे में, शिक्षण की दशा जो इसका किन दशाओं में शिक्षा प्राप्त किया जा रहा है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। यहाँ पर स्किनर जो महान शिक्षा शास्त्री हुए, उनका एक कोटेशन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है यानी शिक्षा से संबंधित होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर कोई क्षेत्र है तो समस्त क्षेत्र है जो शिक्षा मानव की शिक्षा से संबंधित हो, यानी सीखने यानी लर्निंग से संबंधित हो, समस्त क्षेत्र उसमें शामिल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक शाखा है और शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो अधिगम और शिक्षण विधियों से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित साइकोलॉजी का कोई विषय हो, टिक लगा देना है, आंसर लगा देना है। शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फिर अगला अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र। हम पढ़ने क्या वाले हैं, कौन कौन से विषय के क्षेत्र हैं इसके, कई बार पूछता है। तो पहला ध्यान रखना है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं पहला विकास। पहला किसको पढ़ते हैं, विकास। दूसरा अपन पढ़ते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं, दूसरा इसके विषय क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं। तीसरा अपन पढ़ते हैं वंशानुक्रमण और जो वातावरण है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं।
अगला जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अधिगम के बारे में, यानी लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं कि अधिगम क्या है, एक विशेष क्षेत्र है। मानसिक क्रियाओं में हम शिक्षा मनोविज्ञान में मानसिक क्रियाएं जो होती है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण कैसे किया जाता है हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और मापन और मूल्यांकन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो शिक्षा विज्ञान के जो मूल क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? विकास, व्यक्तित्व की भिन्नता, वंशानुकरण और वातावरण का प्रभाव, शिक्षण की विधि, मूल्यांकन एवं मापन, पाठ्यक्रम का निर्माण, मानसिक क्रियाएं और अधिगम। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आ जाते हैं समझ लेते हैं अपन। विकास के अंतर्गत दो चीजें शामिल होंगी। पहला, विकास के अंदर अवस्था। विकास के अंदर अवस्था पढ़ते हैं कि जैसे मानव की जो अवस्था होती है, तो प्रारंभ अवस्था में मोटे तौर पर मानव की जो अवस्था होगी वो 9 प्रकार की अवस्था होती है, जैसे गर्भावस्था, बाल्यावस्था, ऐसे बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था तक जाते हैं। लेकिन बाल विकास की जो अवस्था होगी वो 4 ही अवस्थाएं होती है, क्योंकि बाल वयस्क होने के बाद उसकी अवस्थाएं मानव की अवस्था में चल सकती है, बालक नहीं रह जाता है। तो बालक के विकास की 4 अवस्थाएं और मानव की 9 अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे सारा टॉपिक आने वाला है, इसलिए आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा और उसका एंजॉय भी करते रहिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपके जीवन से होकर गुजरी हुई हैं, हमारे जीवन से संबंधित है, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था जो गुण है हमारे, बाल्यावस्था जो हमारे गुण होंगे उनमें, फिर इन सब चीजों में परिवर्तन भी होते हैं, बदलाव भी होते हैं। उन बदलाव में कैसे बदलाव होगा? शारीरिक बदलाव होगा, यानी आपका शरीर लगातार, बालक का शरीर बढ़ रहा है, मस्तिष्क है, हड्डियों की संख्या है, आकार है, मोटा पतला होना, वो शारीरिक विकास के परिवर्तन को पढ़ेंगे। मानसिक परिवर्तन को पढ़ते हैं। मानसिक परिवर्तन किस उम्र में हम किस तरीके से विचार करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, साइकोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। संवेग, संवेग का मतलब होता है कि ऐसे कोई भावनात्मक अभिवृत्ति, यानी इमोशंस, समय के साथ आपके इमोशंस बढ़ते घटते रहते हैं। जब आप बाल्यावस्था में थे तो आपके इमोशंस माता पिता के तक थे या परिवार के लोगों तक, धीरे धीरे बाहरी लोगों से हमारे इमोशंस जुड़ते जाते हैं, फिर हमारा विवाह होता है, उन आपके जो है धीरे धीरे परिवार बढ़ते जाता है, इमोशंस में बदलाव होते जाते हैं, सामाजिक इमोशंस और अलग तरह के इमोशंस बनते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप उम्र दराज होते जाते हैं वैसे इमोशन में भी बदलाव होते हैं। कुछ सामाजिक परिवर्तन होंगे, सोशल चेंजेस भी होंगे, उनके साथ में एडजस्टमेंट होगा। किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं सब मनोविज्ञान में अपन पढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नता में कुछ गुण जन्मजात होते हैं, कुछ सीखा हुआ व्यवहार होता है। कुछ जन्मजात गुण जैसे भूख है, नींद है, प्रेम है, उदारता है, कुछ गुण आपके पास स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं और कुछ गुण आप अपने जीवन में कुछ सीखते हैं। तो उन गुणों का विकास कैसे होता है, सीखा हुआ जो व्यवहार होगा वो धीरे धीरे, व्यक्तिगत भिन्नताएं हर व्यक्ति में अलग अलग होगी, वो भी साइकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं। तीसरा, वंशानुकरण, वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रमण, हमारे माता पिता, हमारे जो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण किया जाता है, दादा दादी से माता पिता है, माता पिता से फिर अपने बच्चों में जो गुण का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण आगे बढ़ते जाते हैं, क्या प्रभाव पड़ता होगा वंशानुक्रमण का, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर वातावरण यानी एटमॉस्फेयर का, क्या जिस समाज में हम रहते हैं उस एटमॉस्फेयर का किसी बालक के ऊपर या किसी समाज, जो समाज, जैसे उदाहरण के तौर पर हम भारतीय समाज देखें तो भारतीय समाज परंपरावादी है, और भारतीय समाज जो परंपरावादी है वो अलग तरह का अपने जो सदस्य होंगे, समाज के सदस्य होंगे, उनको अलग तरह का प्रशिक्षण देगा। वहीं पर पश्चिमी समाज में अपेक्षाकृत भारतीय समाज की तुलना में थोड़ा खुलापन है, वो अपने समाज को अपने अलग तरीके से प्रशिक्षण देगा। तो वो जो दोनों वातावरण का जो प्रभाव होता है वो डिपेंड करता है कि उनका समाज कैसा है, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है। शिक्षण की विधि, बच्चे को जो सिखाया जा रहा है किस विधि से सिखाया जा रहा है, बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। बालकों को अलग विधि सिखाया जाता है, वयस्कों को अलग विधि सिखाया जाता है, क्योंकि सबके सीखने का जो दर होता है वो अलग अलग होता है। तो शिक्षण की जो विधि होगी हम इसके मनोविज्ञान के क्षेत्र में पढ़ते हैं। फिर अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखने की प्रक्रिया कैसे होगी। कोई याद करके सीखता है, कोई समझ कर सीखता है, कोई खेल कर सीखता है, कोई कहानी किस्सों से सीखता है, कोई सिखा कर सीखता है। तो सीखने की विधि कैसी होगी वो निर्भर करता है, वो अधिगम यानी लर्निंग की जो विधि होगी वो कैसी होगी, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। सीखने की दशा, उनके किस अवस्था में सीख सकता है। कभी कभी विषम परिस्थितियों में कहते हैं कि जिंदगी हमको, अपना जीवन हमको सिखा देती है बहुत सारी चीज़ों को, तो जीवन में कुछ कर करके सीखते हैं, कुछ अभ्यास करके सीखते हैं, और कुछ जो है वो दूसरों को देख कर सीखते हैं। तो उनकी दशाएं भी क्या होगी। फिर स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफर। जो गुण आपके पास मौजूद है वो अगली पीढ़ी में कैसे हस्तांतरण हो रहे हैं, अगली वाली पीढ़ी को आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं, इसके बारे में भी अपन अधिगम यानी
शैक्षिक मनोविज्ञान में अपन पढ़ते हैं। मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रिया कहने का मतलब है बहुत सारी मानसिक क्रियाएं होती है, जैसे संवेदनाएं, सेंसेस, व्यक्ति की संवेदनाएं क्या होती हैं, ध्यान यानी कॉन्शियसनेस, वो भी मनोविज्ञान का एक तरीका है, स्मृति यानी याददाश्त मेमोरी, कल्पना यानी फैंटेसी, आप कहाँ तक कल्पना कर सकते हैं, विचार यानी थिंकिंग, क्या विचार कर रहे हैं, तर्क मतलब रीजनिंग यानी आपका जो रीजनिंग होगा, जो लॉजिक होगा, और निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग, वो किस प्रकार से निर्भर करता है, ये सब मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो जो ध्यान होगा, स्मृति होगा, कल्पना, विचार होगा। जैसे कल्पना की बात करें तो कल्पना में कोई व्यक्ति, जैसे युवा जब बाल्यावस्था में बालक होता है, तो बाल्यावस्था में वो क्या करता है कि पता नहीं चलता, सबका एक जैसा विकास होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, चित्र बनाना, डायरेक्शन करना यानी फिल्म मेकिंग करना, तरह तरह की चीजें, मूर्तिकार बनना, कुछ कलाएं उनके अंदर विकसित हो जाती है, कुछ चीजें वो कल्पना कर लेता है। तो कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, तर्क वगैरह धीरे धीरे उनमें बदलाव आते हैं। तो एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, उनमें कैसे बदलाव आते हैं हम और किन परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, वो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा, जब तक पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं होगा तब तक किस उम्र के बालक को कौन सी शिक्षा देनी और उसके मस्तिष्क का जो आईक्यू लेवल है, उस आईक्यू लेवल के आधार पर उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको डॉक्टर बनना है, तो जब आपको आपके माता पिता ने पहले से तय कर लिया है कि आपको डॉक्टर बनाना है, तो पहले दिन से एमबीबीएस का कोर्स कराते, मगर नहीं, एमबीबीएस का कोर्स कराने के बजाय आपको अल्फाबेट सिखाते हैं। पहली से लेकर 12वीं तक, 12वीं तक आपको अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद जब आप आगे पहुंचते हैं, जब आप नीट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, या अभी शिक्षक भर्ती आप, तो शिक्षक भर्ती में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले दिन से शिक्षक बनते, मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब सही समय आ रहा है तब शिक्षक बनने की प्रक्रिया आपके अंदर आगे बढ़ रही है। शुरुआती सिलेबस सबका एक जैसा रहा, जैसे जैसे विचार परिवर्तन होते गए, जैसे जैसे रुचि परिवर्तन होती गई, वैसे धीरे धीरे इनमें क्या होता गया, सिलेबस में परिवर्तन। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण साइकोलॉजी के आधार पर होता है। मापन और मूल्यांकन, शिक्षा, टीचर ने शिक्षा दे दी, लेकिन टीचर ने जो शिक्षा दी उनका मापन कैसे किया जाए, ये मनोविज्ञान करके बताता है। और मूल्यांकन, जैसे अभी आपका पेपर होगा शिक्षक भर्ती का, तो शिक्षक बनने भर्ती के योग्य है कि नहीं, शिक्षक बनने के योग्य है कि नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये भी एक प्रकार का साइकोलॉजी का टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र हैं, जिनके बारे में इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, कोई नहीं आता है। टॉपिक है कंप्लीट, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, क्या उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के, तो पहले चीज से समझ लीजिए कि शिक्षा, हर विषय का मूल उद्देश्य पढ़ाने का एक अच्छा होता है, एक अच्छा नागरिक बन सके। शिक्षा मनोविज्ञान यानी सीडीपी का भी यही उद्देश्य है, एक अच्छा नागरिक बनाना है। फिर भी अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन और बाल केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं और बालक को केंद्रित करके हमको जो शिक्षा प्रदान करनी है, उसके लिए इसका उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, कि हम बालक को सेंटर में रखकर हम कोई पढ़ाई करवाएं। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना और उनका मूल्यांकन करना, बालक कैसे व्यवहार करते हैं और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना। बालक, शिक्षक एवं मानवीय क्रिया विधि का अध्ययन करना, जो मानवीय क्रिया विधि है, जो शिक्षक की क्रिया विधि है, जो बालक की क्रिया विधि है, कार्य कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका अध्ययन करना। निर्देशन एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, निर्देशन यानी डायरेक्शन, उनको क्या डायरेक्शन दिया जाए, शिक्षकों को क्या डायरेक्शन दिया जाए, टीचरों को या फिर जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको क्या निर्देशन दिया जाए, और पाठ्यक्रम कैसे रहे, इनका निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अभिभावकों का मार्गदर्शन, अभिभावकों को भी ट्रेनिंग देना है, क्योंकि बच्चा 90% तो अपने घर में सीखता है, 10% चीज ही वो क्या स्कूल में सीख पाता है, ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ सिखाता है। तो माता पिता को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि अच्छा करना है, मगर हर बच्चा अच्छा बन नहीं पाता है, क्योंकि वो आसपास के पड़ोस की चीज़ों को देखकर किसी भी बुरी घटनाओं को भी जनरलाइज कर लेता है, सामान्यकरण की तरह देखता है, और धीरे धीरे वो समाज, जैसा समाज, जितनी बुराई समाज में होगी उस व्यक्ति के अंदर भी वो बुराई धीरे धीरे आ जाए, भले ही माता पिता अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो अभिभावकों का मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाना है। विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है, विज्ञान की बहुत, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, अलग अलग अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान में अनुसंधान यानी रिसर्च करना, रिसर्च बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं निकलेंगे तो फिर मनोविज्ञान में कोई नए सिद्धांत विकसित नहीं हो पाएंगे, मनोविज्ञान का आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख प्रमुख उद्देश्य ये रहे।
फिर आधुनिक मनोवैज्ञानिक, कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं। उन मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से हैं? जैसे एडवर्ड थॉर्नडाइक, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन बस परिचय देखेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक है एक मनोवैज्ञानिक। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो क्या माने जाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इनकी किताब का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा और सीखने की क्रिया का इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक का नाम रखिएगा, आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं, इनके बहुत सारे कोटेशन पढ़ने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। और एजुकेशनल सोसाइटी नाम की इनकी बुक है। दूसरा जीन पियाजे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, संवेगात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे अपन। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं और संज्ञानवाद के भी क्या है, इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो संज्ञानवाद हम जीन पियाजे का पढ़ेंगे। तीसरे जो है जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर है, जो व्यवहारवाद के समर्थक माने जाते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत इन्होंने दिया। रेनफोर्समेंट जो इनका सिद्धांत है वो उन्होंने दिया। दंड का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। पुनर्वलन का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। डेविड कोल्ब जो अनुभववाद के प्रणेता माने जाते हैं, अनुभववाद डेविड कोल्ब ने दिया है। और जॉन डी और जेरोम ब्रूनर जो रचनावाद के जनक माने जाते हैं। और इसके अलावा बंडूरा जो सामाजिक अधिगम के समर्थक माने जाते हैं। ये प्रमुख प्रमुख क्या है आपके जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इस सिलेबस में आपके आएंगे और इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना। फिर बाल विकास किसे कहते हैं? तो बाल विकास का जो शारीरिक मानसिक बालक के शारीरिक मानसिक सामाजिक और भाषाई संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास का परिवर्तन, विकास का तात्पर्य परिवर्तन से, परिवर्तन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। इतना समझ लीजिए कि बालक का जो भी विकास होता हो, बालक का जो भी विकास होता हो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। बालक के अनेक क्षेत्र होंगे, जैसे शारीरिक वाला पक्ष यानी बॉडी में अगर परिवर्तन हो रहा है, बाल विकास का विषय क्षेत्र है। मानसिक परिवर्तन हो रहा है, बाल विकास का क्षेत्र है। सामाजिक यानी उसकी सोशल एक्टिविटी में परिवर्तन हो रहा है, ग्रुप में रहना चाहता है, सिंगल रहना चाहता है, वो एक्टिविटी कैसा होगा, वो आपका बाल विकास कहलाएगा। भाषाई यानी भाषा में कौशल विकास, पहले एक शब्द सीख रहा है, दो शब्द सीख रहा है, चार शब्द हो गया, पूरा सेंटेंस बोल रहा है, भाषा में परिवर्तन हो रहा है, सही सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा है, या अलग एक से ज्यादा ही भाषाएं सीख पाने की क्षमता रखता है, तो सब भाषाई विकास के अंतर्गत आएगा। संज्ञानात्मक का मतलब होता है एक्शन लेना, संज्ञान लेना, किसी भी चीज पर लॉजिकल एक्शन लेना, तर्क के साथ एक्शन लेना संज्ञान कहलाता है। डिटेल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है इसमें। संवेग का मतलब होता है इमोशंस, भावनात्मक परिवर्तन होना, भावनाओं में परिवर्तन होना, हर उम्र में अलग अलग भावनाएं होती है, उनमें परिवर्तन होना, ये विकास कहलाता है। विकास को जो सीडीपी में विकास को ही अपन परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जनरली विकास का जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो पॉजिटिव सेंस में, मगर परिवर्तन सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यानी एक व्यक्ति का मोटा होना विकास है, मगर क्या एक व्यक्ति का पतला होना भी विकास है? बाल विकास में से विकास ही माना जाए, क्योंकि यहाँ पर विकास से तात्पर्य परिवर्तन से है, प्रगति से नहीं। ठीक, तो इसको विकास या क्या कहते हैं अपन, परिवर्तन करते हैं, जो भी बदलाव होता हो। विकास का तात्पर्य परिवर्तन से है। परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु उपरांत तक होता है। मानव के सोशल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई किसी भी तरह के परिवर्तन अगर हो रहे हैं, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होंगे और मृत्यु उपरांत होंगे, बाल विकास उसके अंतर्गत माना जाए। बाल जो विकास है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टेट 2022 में। विकास परिपक्वता अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की एक श्रृंखला है। विकास क्या है? परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, और अनुभव के परिणाम स्वरूप रियलाइजेशन, यानी मेच्योरिटी और रियलाइजेशन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो परिणाम निकल कर आता है वही परिवर्तन की जो श्रृंखला है, वही बाल विकास कहलाता है। तो बाल विकास से तात्पर्य क्या ध्यान रखना है कि मेच्योरिटी, धीरे धीरे जो विकास हो रहा हो, और अनुभव यानी रियलाइज भी हो रहा हो, महसूस भी हो रहा हो, वो परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है उनके परिणाम स्वरूप कोई परिवर्तन की निश्चित श्रृंखला हो, कड़ी हो। ऐसा ना हो कि अचानक हो जा रहा हो परिवर्तन, उसमें एक कड़ी हो, जुड़ा हुआ हो, उसी को अपन विकास कह सकते हैं। अगर अचानक हो गया तो विकास नहीं, क्रम से हुआ है विकास। तो ये बाल विकास। परिवर्तन की कुछ विशेषताएं होती है, परिवर्तन की दो विशेषताएं होती है। पहला, परिवर्तन कैसा होता है? परिवर्तन में क्रमबद्धता होता है, और दूसरा परिवर्तन में सार्वभौमिकता होती है। क्रमबद्धता
क्रमबद्धता मतलब जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन कैसे होगा, निश्चित क्रम में होता है। परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक रूप से होता है जैसे कोई बालक है, तो बालक शुरुआती दौर में अगर उनके शारीरिक विकास को देखें तो पहले वो कैसा होगा, जो घुटनों के बल चल रहा होगा, पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा। इसके बाद फिर जो है वो वयस्क होगा तो और उसके शरीर मजबूत हो जाएगा। भाषा के विकास की बात करें तो पहले छोटे छोटे शब्द मम्मी पापा बोलना शुरू करता है, चाचा चाचा दादा दादी, सरल शब्द बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे बड़े बड़े शब्द बोल पाता है। इसके बाद वो पूरे वाक्य बोलता है, फिर पूरा सेंटेंस बोल लेता है और धीरे धीरे वाक्य। तो एक क्रमिक रूप से होगा, इकट्ठे बदलाव नहीं होते, क्रम में परिवर्तन होते हैं। नवीन विशेषताओं का उदय होता है, हर बार कुछ नए गुण आएंगे। जब आप बाल्यावस्था में थे तो अलग गुण था आपके पास, चॉकलेट खाते थे, आप आपको कॉमिक्स पसंद हुआ करता था, कार्टून देखा करते थे, शक्तिमान देखा करते थे, शक्तिमान पसंद था आपको, फिर बड़े हुए वो भी पसंद है आपको। धीरे धीरे रुचियां बदलते जाएंगी तो कुछ कुछ गुण परिवर्तन होते हैं, नई विशेषता आती है, वो विशेषता होंगी। पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है, पुराने दांत टूट गए, अब चॉकलेट खाने का मन नहीं करता है, अब कॉमिक्स पढ़ने का मन नहीं करता है, अब आप वीडियो गेम नहीं खेल रहे हो। धीरे धीरे रुचि में भी परिवर्तन हो रहा है और नई विशेषताओं के कारण। जैसे बाल्यावस्था वृद्धावस्था में अलग अलग विशेषताएं हो जाती हैं। जो कार्य बालक करता है वो वृद्ध नहीं करता है, क्योंकि उनकी विशेषताओं में अंतर हो गया। तो इसमें क्रमबद्धता होगी, निश्चित सीक्वेंस होगा। दूसरी सार्वभौमिकता, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास होकर ही रहेगा, आप चाहो तो रोक नहीं सकते, विकास होकर ही रहता है। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, आप विकास को रोक नहीं पाओगे। अविराम और जीवन पर्यंत चलती है, लगातार चलते रहती है, रोज सवेरे शाम दोपहर विकास ही हो रहा है। अभी जिस वक्त आप देख रहे हो तब भी आप विकास की प्रक्रिया में शामिल हो, कल आप जब इसको कंप्लीट पढ़ चुके होगे जीडीपी को कंप्लीट, तब भी विकास की प्रक्रिया में शामिल हो, तो निरंतर चलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से, जैसे शारीरिक विकास प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि मानसिक विकास अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। विचारों में परिवर्तन होगा, वो दिखाई नहीं देगा लेकिन होगा। लेकिन वही शारीरिक विकास आपको दिखाई देगा, शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई, बढ़ना, घटना। गर्भकाल से मृत्यु पर्यंत तक ये प्रकट होते हैं, वो दिखाई दे रहे होते हैं और प्रकट भी हो रहे होते हैं। तो विकास की दो विशेषताएं हैं, पहला क्रमबद्धता होता है, दूसरा स्वाभाविकता होती है। फिर परिवर्तन के प्रकार, लास्ट अपन देखते हैं परिवर्तन के कौन कौन से परिवर्तन दो प्रकार के होंगे। पहला जो परिवर्तन होगा वो कैसा परिवर्तन होगा, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन होता है क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटी में बदलाव हो रहा है, और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटी में बदलाव हो रहा है। मात्रात्मक परिवर्तन शरीर की मात्रा में परिवर्तन, शरीर की क्वालिटी में बदलाव हो रहा है, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना। इसमें लंबाई बढ़ती है, लंबाई का बढ़ना शामिल है, आकार बढ़ना या घटना ये भी शामिल है, वजन का बढ़ना या घटना। जो भी शरीर की मात्राओं में अगर परिवर्तन होता है, हड्डी का जुड़ना, घटना, बढ़ना, ये सब मात्रात्मक परिवर्तन है। तो मात्रा का मतलब है क्वांटिटी में अगर परिवर्तन हो रहा है शरीर के, घट भी रहा है या बढ़ भी रहा है, तो अपन क्या मानेंगे उसको, मात्रात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन अपन उस परिवर्तन को कहते हैं जो गुणों में परिवर्तन होता हो, यानी क्वालिटी में परिवर्तन होता हो। जैसे ज्ञान का विकास, तो ज्ञान का विकास, जो पढ़ेगा ज्ञानी हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा ज्ञानी अज्ञानी ही रहेगा। तो ज्ञान का विकास भी क्या माना जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन का एक हिस्सा माना जाएगा। दूसरा नैतिकता, नैतिकता स्तर, पढ़ा लिखा व्यक्ति नैतिक होता है, मोरल्स, उनको कुछ मोरल्स को मानकर चलता है, जबकि अनपढ़ व्यक्ति, उसके लिए कोई नैतिकता नहीं है। तो नैतिकता या भावनाएं, हमारे इमोशंस भी वैसे ही होते हैं। तर्क और निर्णय, वो भी ज्ञान पर आधार पर निर्भर करता है, जो हमारे रीजनिंग होगा, जो लॉजिक होंगे वो, और जो निर्णय करने वाला होगा, पढ़ने और नहीं पढ़ने वाले में दोनों में अंतर होगा। तो गुणात्मक परिवर्तन वो भी होता है। भाषा का विकास, जो पढ़ा लिखा होगा अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेगा, जो नहीं पढ़ा होगा गलत भाषा का इस्तेमाल कर देगा। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी, परिवर्तन दो प्रकार, जो परिवर्तन के जो प्रकार होंगे, दो प्रकार होंगे। एक मात्रा वाला परिवर्तन होता है, जो क्वांटिटी में परिवर्तन होगा, और एक क्वालिटी में परिवर्तन होगा, यानी अच्छे अच्छे गुण विकसित होते जाते हैं। ये दोनों परिवर्तन कैसे होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। ये बाल विकास और सीडीपी का क्या था, सामान्य परिचय था। हमने देखने का प्रयास किया कि बाल विकास क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, फिर उनके क्या क्या प्रमुख प्रमुख उद्देश्य है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ेंगे, कुछ क्लासेस यूट्यूब में भी चलेंगी, बाकी क्लासेस यूट्यूब में नहीं चलेंगी, ऐप पर भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही रीजनेबल रेट रखा गया है क्लास की। तो आप कंप्लीट सीडीपी विथ एमसीक्यू के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो है, यानी सहायक शिक्षक के लिए तो 20 नंबर है, तो बहुत वेटेज है इसका।
और जो शिक्षक के लिए है उसमें भी 10 नंबर है, तो काफ़ी वेटेज है इसका, तो आप पढ़ना जारी रखें। बाकी मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी मैं अवश्य करूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।